हाय, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेदिका एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी का एक सीरीज चला रहे हैं और आप काफी प्यार दे रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने लेके आए हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके पहले हम लोग गंगा तंत्र का अध्ययन किया, उसके पहले हम लोग सिंधु तंत्र का अध्ययन किया। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इस मैप में कहाँ पे क्या है और क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैप केवल मैं पूर्वी भाग मैप, भारत के मैप का पूर्वी भाग यहाँ पर शो किया हूँ क्योंकि इसी का यूज यहाँ पे है, तो इतना ही बनाया हूँ। जो रेड कलर की लाइन है वो नदियों को शो कर रहा है ना, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो मैप की बाउंड्री शो कर रहा है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर की है वो दो नदी है छोटी छोटी, वो शो कर रहा है। ठीक है, इतना ही है, बहुत सारा नहीं है, लेकिन जितना है उसको हम लोग 100% करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है। पहला पॉइंट आप लोग डाल के लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख रूप से 3 देशों में बहती है। कौन कौन से? चाइना मतलब चीन, फिर इसके बाद भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में होकर यह प्रवाहित होती है। पहला पॉइंट में लिखेंगे क्या क्या, ब्रह्मपुत्र नदी प्रमुख रूप से 3 देशों में होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से? पहला होगा चीन, दूसरा डालेंगे भारत, और तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। पॉइंट लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन से स्थान पर जाना जाता है उसको हम पहले पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। चीन में तिब्बत के पठार, चीन में तिब्बत के पठार में, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद असम, और फिर इसके बाद बांग्लादेश। इन 4 जगहों पर इनको अलग अलग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत के पठार, मतलब चीन में तिब्बत के पठार पर इसको हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी से? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे तिब्बत के पठार से जब हिमालय के साथ पूर्व की ओर जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं तो वहां पर इनको दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग नदी, ठीक है। फिर आगे की ओर प्रवाहित हुए जब अरुणाचल प्रदेश राज्य को छोड़कर, स्टेट को छोड़कर जब वो असम राज्य में प्रवेश करती हैं तो असम में उसको ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। फिर असम राज्य को छोड़कर, मतलब भारत को छोड़कर जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं यहाँ से, तो उसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को फिर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 4 ऐसे स्थान, अलग अलग स्थान है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको आप पॉइंट्स को अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और प्रमुख इनकी छोटी छोटी विशेषताएं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट डालेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन के तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे होता है। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत के साथ साथ, जैसे हिमालय का विस्तार ऐसे है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हिमालय के पर्वत के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, इसका नाम है नामचा बरवा चोटी। ये चोटी दिख रही है ब्लू कलर की, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी के पास से यह दक्षिण की ओर मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, फिर से आप एक बार सुनेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील के पास से होता है और हिमालय पर्वत के साथ पूर्व की ओर बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत के सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास से वह दक्षिण की ओर मुड़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से हिमालय का विस्तार है पश्चिम से पूर्व की ओर यहां तक। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो यहीं पे नामचा बरवा के बगल में क्या करती हैं, एक गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। तो लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास बृहद हिमालय को काट कर एक महाखंड का निर्माण करती हैं, जिसको हम गार्ज बोलते हैं। और इस गार्ज को यहाँ पे दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। कौन सा गार्ज? दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जब वह अभी तक तो यहां तक जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब भारत में प्रवेश कर रही हैं, जितने भारत में प्रवेश करके रखी हैं उतने का भी अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, बहती हैं, फिर इसके बाद इनकी अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली 2 सहायक नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो? दिबांग और लोहित नदी। पहली नदी है दिबांग और दूसरी नदी है लोहित नदी। दिबांग नदी और लोहित नदी। तो पॉइंट लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इनकी 2 सहायक नदियां या अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली इनकी 2 सहायक नदियां दिबांग और लोहित नदी इनमें आकर अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती हैं या ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तत्पश्चात यह नदी असम राज्य में प्रवेश कर जाती है। मतलब यहाँ से असम राज्य में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से असम राज्य में प्रवेश कर जाती हैं। फिर इसके बाद
ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ तक इसको दिबांग नदी के नाम से जाना जाता था, दिहांग नदी, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। असम राज्य में जितना है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाएगा, जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं और समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं असम राज्य में प्रवाहित ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये आपको जो जहां से असम राज्य में प्रवेश करती हैं वो असम का एक एरिया है, उसका नाम है सदिया। सदिया से लेकर असम राज्य में जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके पहले असम और बांग्लादेश का यहाँ कॉर्नर पे धुबरी एक एरिया है, एक जगह है। तो ऐसा लिखेंगे, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार सदिया से लेकर धुबरी तक हुआ है। सदिया से लेकर धुबरी तक एक रैंप घाटी में हुआ है। रैंप घाटी क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जो मॉडल्स वगैरह होते हैं तो वो रैंप वॉक करते हैं, तो रैंप वॉक करते हैं तो जो उनका प्लेटफॉर्म होता है तो कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, और यहाँ पे उनका स्टेज होता है, स्टेज। तो रैंप वॉक जो करते हैं तो वो यहाँ पे ऑडिशंस बैठे होते हैं यहाँ पे पूरे, और रैंप वॉक जो होता है वो इस तरह का स्टेज होता है। तो रैंप वॉक में जो मॉडल आते हैं तो यहाँ तक वॉक करते हैं, है ना। इसीलिए इस घाटी को रैंप घाटी कहा जाता है। मतलब एक प्रॉपर सकरा रास्ता या प्रॉपर एक इस तरह का रास्ता, देख लीजिए जैसे ये रास्ता है सेम इस तरह का रास्ता, ठीक है। रैंप घाटी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं कि इस रैंप घाटी में बहुत सारे नदी द्वीप स्थित है। नदी द्वीप मतलब नदियों पर स्थित द्वीप, द्वीप मतलब टीला, जगह। बहुत सारे ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, बहुत सारे छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। इसमें से एक ये बड़ा पॉइंट दिख रहा है, ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये है माजुली द्वीप। इस माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी माना गया है, ठीक है। और गिनीज बुक वर्ल्ड कंपटीशन में रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज कराया गया है, दर्ज किया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, दिमाग में सेट करके रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता ही है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज भी हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप में स्थित माजुली नदी द्वीप है। नदी द्वीप की बात कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब ये द्वीप, क्योंकि ये द्वीप है, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पर एक द्वीप स्थित है, पूरा द्वीप, ठीक है। तो ये जो द्वीप है चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसमें या इसकी जो जमीन है ये बहुत उपजाऊ होती है और यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है, बहुत उत्तम होती है। यहाँ पर धान की खेती विशेष रूप से की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होते हुए धुबरी में अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। दक्षिण की ओर मुड़ते हुए, यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, जमुना, जिसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती हैं तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, इसको हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ से उत्तराखंड से गंगा का उद्गम होता है और गंगा नदी पूर्व की ओर बहते हुए आकर ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिलती हैं। तो यहाँ तक भारत का सीमा है, भारत की सीमा यहाँ तक है।
जैसे ही गंगा नदी भारत की सीमा को क्रॉस करके बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती हैं तो गंगा नदी का नाम पद्मा नदी हो जाता है। कौन सी नदी? पद्मा नदी। ओके, अब पद्मा नदी और इधर से जमुना नदी, पद्मा नदी और जमुना नदी का संयुक्त रूप पद्मा नदी के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर नदी को पद्मा नदी के नाम से दोनों का संयुक्त रूप पद्मा नदी के नाम से ही यहाँ पे जाना जाता है। फिर जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर से एक नदी निकलती है, उद्गम होता है और पश्चिम की ओर बहते हुए यह किस नदी में मिलती है? पद्मा नदी। यमुना और पद्मा का संयुक्त रूप पद्मा नदी कहलाता है और मेघना, मणिपुर से निकलने वाली नदी का नाम मेघना या बराक नदी है। मेघना या बराक नदी है और इसी नदी को यहाँ पर सूरमा, बांग्लादेश में इसको सूरमा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बराक या मेघना नदी को यहाँ भारत के सबसे पूर्वी राज्य मणिपुर से निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए यह पद्मा नदी में जाके मिलती हैं। मेघना या बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही ये पद्मा नदी में मिलती है बराक या मेघना नदी, तो इनकी संयुक्त धारा, मतलब पद्मा और मेघना की संयुक्त धारा जो निकलती है ये धारा, इसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं और मेघना नदी के रूप में यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, समझ में आया? चलिए, यहां तक आज हम लोग ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विश्लेषण किया, अध्ययन किया। और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, समझने में दिक्कत है, सर यहाँ पे डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, तो मैं उस पर थोड़ा सा गौर करूंगा और फिर से आपके सामने उससे रिलेटेड कुछ न कुछ लेके आपके सामने फिर आऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो कि सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, प्रमुख सहायक नदियां तो लिख लेते हैं कि इनकी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। पहला लिख लीजिए दिबांग, दूसरा लिख लीजिए लोहित, तीसरा लिख लीजिए धनश्री, चौथा लिख लीजिए सुबनश्री, पांचवा लिख लीजिए तीस्ता नदी, छठवां लिख लीजिए मानस नदी। तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा मानस नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तीस्ता नदी एक्चुअली कहाँ से निकलती है? ये है अपना सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम जेमू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्लेशियर? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, वो है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी दक्षिण की ओर बहते हुए ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी या जमुना नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, अब बात आती है मानस नदी। मानस नदी भूटान से निकलती है और बहते हुए असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, तीस्ता, मानस, ठीक है, ये नदी है। और
7 नंबर में लिख लीजिए जिया भरेली। 8 नंबर में लिख लीजिए पगला दिया। ये नदी के नाम है, ये नदियों के नाम है, ठीक है ना। अब नाम ही ऐसे हैं तो क्या करेंगे, अपन लिखना तो पड़ेगा, है ना। नाइन्थ में लिख लीजिए पिथुमारी। पिथुमारी। 10th में लिख लीजिए संकोश। संकोश नदी। ये 10 नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, ठीक है, तीस्ता, मानस, और फिर इसके बाद जिया भरेली, पगला दिया, फिर इसके बाद पिथुमारी और संकोश नदी। ये 10 नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो बनेंगे तो नदियों के नाम दिए रहेंगे और बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है। उसमें से एक नदी का नाम दिया रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे, उसमें से आपको चुनना रहेगा। तो आप अगर आपके दिमाग में ये रहेंगे तभी आप उसको करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया, देख लिया। कहीं भी कोई भी आपको डाउट है एक बार जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप हमको बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से लाभ है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।